Hello students, you are welcome to my YouTube channel. We are studying relation and function chapter of class 12 मैथमेटिक्स। तो बच्चों हम लोग संबंध एवं फलन वाला चैप्टर क्लास 12 मैथमेटिक्स का पढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था बच्चों? हम लोगों ने देखा था कि जो रिलेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी और वेरियस टाइप्स के रिलेशंस कौन कौन से थे वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स पे हम लोगों ने रिलेशंस के बारे में डिस्कस किए। तो जो वेरियस फाइव डिफरेंट टाइप के हम लोग रिलेशंस की बात की थी, उनमें से जो 3 रिलेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चों चलिए आज देखते हैं हम लोग कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज हम लोग उस रिलेशन से रिलेटेड जितनी भी एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल है वो देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करूंगा और आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब करना क्या है, आपको पहले आप स्क्रीन को पॉज कीजिएगा, यानी कि वीडियो को स्टॉप करके आप क्वेश्चन रीड कीजिएगा। अब क्वेश्चन रीड करने के बाद आप खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और नहीं होगा उसके बाद फिर सॉल्यूशन पे जाएंगे। तो चलिए पहले हम एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल एग्जांपल नंबर 3 एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। एनसीईआरटी बुक से एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। पेज नंबर है आपका 3। तो लेट L be the set of all lines in a plane and R be the relation in L defined as R equal to R जो रिलेशन दे रखा है वो है L1 L2 ordered pair of L1 L2 such that L1 is perpendicular to L2 so that R is symmetric but neither reflexive nor transitive। तो इसमें क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि मान लीजिए कि L किसी समतल में या प्लेन में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है तथा जो R रिलेशंस होगा R वहां पे L1 और L2 जो सेट होंगे वो L1 और L1 L2 पर लंब है, मतलब परपेंडिकुलर है। L1 L2 पर परपेंडिकुलर है। तो समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है, ठीक है। R जो है रिलेशन एक संबंध है जो L1 L2 ऑर्डर पेयर होंगे, L1 और L2 पे परपेंडिकुलर है। तो सिद्ध कीजिए कि R सममित है किंतु यह न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। हमें क्या प्रूफ करना है कि R जो रिलेशन है वो R जो रिलेशन दिया हुआ है वो R रिलेशन जो होगा वो यहाँ पे सिमेट्रिक तो है लेकिन ना ही वो इक्विवेलेंस है, रिफ्लेक्सिव है और ना ही वो, सॉरी देखिए क्वेश्चन फिर से सही से पढ़ते हैं हम लोग। सिद्ध कीजिए कि R सममित है यानी सिमेट्रिक है। हमें प्रूव करना है कि जो R रिलेशन है वो सिमेट्रिक है बट ये ना तो वो रिफ्लेक्सिव है ना ही वो ट्रांजिटिव है। तो चलिए देखते हैं। सेट क्या दे रखा है? सेट L is the set of all lines. L is the set of all lines. Set of L is set of all line. तो all line का मतलब क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइन। सेट ऑफ ऑल लाइंस। ऑल लाइंस का मतलब ये हो गया कि पैरेलल लाइन भी हो सकते हैं, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। समांतर रेखाएं हो सकती हैं, अब लंब रेखाएं हो सकती हैं और इंटरसेक्टिंग जो प्रतिच्छेद करती होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन भी हो सकती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस भी हो सकती है, ठीक है। किसी भी प्लेन में जैसे मान लीजिए कि हमें एक ये प्लेन है, बोर्ड हमारा एक प्लेन है, इस प्लेन में मैक्सिमम कितनी तरह की लाइंस हो सकती हैं? अगर बहुत सारी लाइंस हैं तो ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं, ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकती हैं, ठीक है, ऐसे हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है, या फिर ये लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकती है। इतने 3 ही तरह के पॉसिबल हैं प्लेन के लिए और दूसरा तो और कोई कंडीशन है नहीं। तो एल जो सेट होगा वो पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन सारे उनका सेट है, ठीक। तो अब देखिए अब रिलेशन क्या दे रखा है? R इज इक्वल टू, जो रिलेशन दे रखा है R इक्वल टू L1 L2। हम इस प्लेन से कोई भी 2 लाइन लेते हैं,
ये जो L1 L2 दो लाइन का हम पेयर बनाते हैं। अब इस तरह से इनफाइनाइट लाइन होंगी, हमें नहीं पता कितनी लाइन होंगी, लेकिन हम अगर उनका एक ऑर्डर पेयर लेते हैं L1 L2 सच दैट इस तरह से लेते हैं कि L1 L2 इज द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। L1 परपेंडिकुलर का अगर सिंबल करें तो इस तरह से होता है, अभिलंब है L2 पे, ठीक है। L1 L2 यहां पे हो जाएगा and L1 belongs to L and L2 belongs to L, ठीक है। इस तरह से हम सेट थ्योरी के फॉर्म में इसको सिंबल मैथमेटिक फॉर्म में इस तरह से हम लिखेंगे जो क्वेश्चन में हमारा रिलेशन दे रखा है। तो यहां पे कैसे लिखते हैं, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब देखिए कैसे होगा, तो यहां पे हमारा पहला क्या कंडीशन क्वेश्चन में क्या प्रूफ करने को दे रखा है कि सो दैट R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक का मतलब ये है, सिमेट्रिक अगर होगा तो हम चलिए शुरू से देखते हैं, रिफ्लेक्सिव पहले देखते हैं। पहला रिफ्लेक्सिव देखते हैं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं वो चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव देखते हैं, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा, L1 L2, यहां पे L1 और L1 ही होगा। तो बताइए जब ये यहां पे कंडीशन दे रखा है कि L1 L2 दोनों परपेंडिकुलर है, रिलेशन क्या है, L1 परपेंडिकुलर टू L2 है। तो अब ये कोई लाइन, अगर ये लाइन हम मान लेते हैं कि ये लाइन L1 है और वही लाइन L1 भी है, L1 L1 सेम लाइन है, तो क्या ये खुद की लाइन खुद पे परपेंडिकुलर हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो ये रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो आप स्टेटमेंट में लिख लीजिएगा L1 belongs to L and L1 belongs to L, दोनों L से ही बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि इस किसी प्लेन में लाइंस को बिलोंग कर रहे हैं। तो L1 कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है। तो सेम लाइन कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, ठीक है। सेम लाइन कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। L1 कैन नॉट बी perpendicular to itself, मतलब कोई भी लाइन खुद पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है, इसलिए इट इज नॉट रिफ्लेक्टिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो कोई भी लाइन खुद पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, इसलिए ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब सेकेंड क्या कंडीशन था, सिमेट्रिक, सममित। सिमेट्रिक के लिए हम देखते हैं, सिमेट्रिक यानी कि सममित प्रूफ करना है। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि अगर एक लाइन हमने L1 लिया, ये लाइन हम L1 लेते हैं, L1, और दूसरी लाइन L2 लेते हैं जो कि परपेंडिकुलर होगा इसके, L2। तो अब देखिए L1 अगर L2 पे परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 पे परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, L1 परपेंडिकुलर टू L2 ऑल्सो L2 परपेंडिकुलर टू L1। इसलिए क्या हो जाएगा, यहां पे सिमेट्रिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। सिमेट्रिक में बस चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज करते हैं हम। अगर 1 2 था तो 2 1 कर देंगे, तो 1 परपेंडिकुलर 2 था तो 2 1 पे परपेंडिकुलर हो गया, इसलिए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। और अब थर्ड कंडीशन क्या था, सिमेट्रिक हो गया। अब थर्ड कंडीशन था ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक। इसमें क्या होगा कि L1 परपेंडिकुलर टू L2, तो L1 यहां पे हम L1 लेते हैं, ये L1 परपेंडिकुलर टू L2, L2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, ठीक है L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, और L2 परपेंडिकुलर टू है L3। तो अब हम दूसरा देखते हैं, L2
यहाँ पे L2 ये हो जाएगा, और तीसरा ले लेते हैं लाइन, L2 परपेंडिकुलर टू है L3, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, L2 परपेंडिकुलर टू L3। तो अब क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, L1 भी L3 के परपेंडिकुलर होना चाहिए। देन अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव L1 perpendicular to L3, but L1 L3 के परपेंडिकुलर है क्या, नहीं है। L1 L3 पैरेलल है, बट L1 पैरेलल टू L3, इसलिए इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो यही तो प्रूफ करना था हमें इस क्वेश्चन में। प्रूफ क्या करना था कि R is symmetric but neither reflexive nor transitive। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक हो गया, ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही वो ट्रांजिटिव है, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो चलिए ये एग्जांपल्स हम लोगों ने, जो एक्सरसाइज से रिलेटेड एग्जांपल था वो हम लोग एग्जांपल एनसीईआरटी बुक से था, वो हम लोगों ने कर लिया। एग्जांपल, हम एग्जांपल 4 देखते हैं। एग्जांपल 4 एनसीईआरटी बुक से मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर, दैट इज रिलेशन इक्वल टू 1 1 2 2 and 3 3 1 2 2 3 इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, अब हिंदी में भी अगर एक बार देख लेते हैं हिंदी में ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हिंदी में अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि आपको ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक सेट है, रिलेशन डिफाइंड है उस सेट के लिए, सेट क्या है। तो एग्जांपल 4 को हम डिस्कस करते हैं। एग्जांपल 4 में जो सेट है, सेट क्या है, सेट में एलिमेंट जो है, सेट सपोज करते हैं कि सेट ए है, सेट ए में जो एलिमेंट है 1 2 3 है। ठीक है, और जो रिलेशन हमारा दिया हुआ है, जो रिलेशन जो दिया हुआ है, रिलेशन में क्या हुआ है कि गिवन बाय r इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। ओके, 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 1 2 and 2 3 1 2 and 2 3। तो चलिए, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से हमें समझना है, उसके बाद हम सॉल्यूशन पे जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो हम एक बार फिर से क्वेश्चन रीड करिए, उसके बाद ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना है कि प्रूफ करना है कि जो सेट, जो समुच्चय दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, और वो जो होंगे समुच्चय जो सेट है वो रिलेशन R इक्वल टू जो रिलेशन दे रखा है, क्या है, रिलेशन के एलिमेंट जो है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, रिलेशन को R से डिनोट किया गया है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि R जो है रियल नंबर नहीं है, यहाँ पे R रिलेशन को डिनोट कर रहा है। तो R यहाँ पे जो होगा वो रिलेशन का सिंबल है, यानी कि जो संबंध होगा उसका सिंबल है, उसका प्रतीक है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि हमें प्रूफ करना है कि ये यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि ये जो संबंध है स्वतुल्य है, परंतु न तो सममित है और न ही संक्रामक है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन दे रखा है और ये यहाँ पे सेट ए है और इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा अगर ये सेट ए, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम कैसे प्रूव करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा जो सेट ए है, ए का एलिमेंट 1 2 3 है। तो वैसे हम जब भी रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन में हमारा 2 टर्म आया था। एक टर्म क्या था, जब हम किसी भी रिलेशन की बात करते हैं जो सेट रहेगा उस सेट के डिफरेंट जो ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर जो बनेंगे, यहाँ पे 1 2 3 अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर मैं पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने जाऊं तो बहुत टाइम लगेगा। 3 है तो 3 into 3 9 कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो चलिए फिर भी हम देखते हैं समझने के लिए। यहाँ पे ए है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें तो ए कितना हो जाएगा,
1 2 3 और ये यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम लिखें तो 1 2 3। मैं ये कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख के आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, लेकिन ये रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जाम में आपको जरूरी नहीं है कि आप लिखें। पहले ये क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ लेंगे, जिससे इजीली आप बाकी के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसका हम 1 लेते हैं, फिर यहाँ पे 1, ठीक है, और ये 1 2 1 3। कैसे हम लिख रहे हैं? इसका एक एलिमेंट ले रहे हैं, उसके सारे एलिमेंट के साथ हम पेयर बना रहे हैं। फिर इसका दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं 2, और इसका एलिमेंट एक 1 2 1, ठीक है। यहाँ पे 2 2 2 3, फिर इसका एक एलिमेंट ले रहे हैं 3, और वहां से 1 और 3 2 3 3। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से कर रहा हूं, ये एग्जाम में रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको एक कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग इसलिए आप खुद से ये एनालिसिस कर लेंगे कि मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें वेरियस जो एलिमेंट होंगे। देखिए 3 एलिमेंट्स थे, अगर यहाँ पे दूसरा सेट होता बी होता तो ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर बी के साथ करते हैं, अगर बी में 2 एलिमेंट्स होते तो टोटल कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनते? 6 बनते, 3 into 2। लेकिन यहाँ पे 3 है और ए के साथ ही हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया है, तो 3 into 3 इक्वल टू 9 आएगा। तो हम ये सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि आपको ये रिलेशन मैं समझा पाऊँ कि रिलेशन को कैसे होगा। तो पहला जो रिलेशन होगा एक रिफ्लेक्सिव, देखिए रिफ्लेक्सिव या फिर स्वतुल्य। तो रिफ्लेक्सिव और स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या होगी? रिफ्लेक्सिव और स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या होगी कि जो अगर 1 1 और 1 1 1, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था? R इक्वल टू AA बिलोंग्स टू, यहां पे AA सच दैट A बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो देखिए यहां पे जो दे रखा है, यहां पे एलिमेंट 1 है 2 है 3 है, यहां पे 1 1 है 1 1 2 2 3 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 एलिमेंट्स थे वो 3 एलिमेंट्स कोई भी अपना खुद के साथ वो स्वतुल्य रहेगा, खुद के बराबर होता है। मैं कहूं कि आपकी हाइट आपके बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि वो खुद के साथ इक्वल होगा। तो इसी तरह से स्वतुल्य मतलब खुद के बराबर होगा। रिफ्लेक्सिव का मीनिंग ये हुआ। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट हो जा रहे हैं? यहाँ से देखिए इसके टोटल पॉसिबल 9 थे, लेकिन हमारा जो रिलेशन में है सिर्फ इतना दे रखा है 1 1 2 2 3 3। तो ये 1 1 2 2 3 3 जो है इसका सबसेट है, ऑर्डर्ड पेयर है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये सबसेट है। तो 1 1 2 2 3 3 यहाँ पे आ गया। तो इसलिए अब हम यहाँ पे रिलेशन में जो डिफाइन करेंगे ए ए ए, यानी कि अगर हम 1 ले रहे हैं तो 1 1 1 1 ले रहे हैं, तो 1 1 जो हो रहा है यहाँ पे इसी का एलिमेंट है, 2 2 भी इसका एलिमेंट है, 3 3 भी यहाँ से एलिमेंट है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि स्वतुल्य है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज या फिर चूंकि 1 1 1 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू R। 1 1 2 2, इसका अगर मैं 1 1 2 2 3 3 लूं तो स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? दोनों ही सेम रहेंगे। तो ये सारे के सारे इसमें देखिए आपको है मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इसलिए ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, इसलिए दिस इज रिफ्लेक्सिव, दिस इज रिफ्लेक्सिव। अब नेक्स्ट क्या करना है? ये पहला रिफ्लेक्सिव हम लोग कर लिया। अब सिमेट्री की बात करते हैं। जो सेकेंड होगा सिमेट्री, सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है? सिमेट्रिक का मतलब होता है सममित। ठीक है, सममित का मीनिंग क्या हो जाएगा? अगर हम सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन थी? सिमेट्रिक के लिए कंडीशन ये थी ए बी बिलोंग्स टू, अगर आर होगा देन बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो आप अब यहां पे देखिए,
यहां पे देखते हैं, अगर हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं 1 2 1 2 अगर लेंगे 1 2 एग्जांपल के लिए 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 देखिए 2 1 डू नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो 1 2 तो यहां से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 1 जो है 2 1 इसमें है क्या इस रिलेशन में? यहाँ पे 1 1 2 अगर देखते हैं या फिर 2 3 लेते हैं तो 2 3 तो है, लेकिन 3 2 नहीं है इसमें। तो इसलिए सिमिलरली 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट 3 2 डू नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ये सम्मित नहीं होगा। अब जो थर्ड रिलेशन आता है, थर्ड जो आता है वो क्या होता है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक। तो संक्रामक को समझते हैं कि कैसे होता है। इसमें मैं इतना ज्यादा टाइम लगा रहा हूं इस क्वेश्चन में, क्योंकि अगर ये एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो बाकी के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए एक क्वेश्चन को समझने में हम ज्यादा टाइम लगाते हैं, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सिमेट्रिक हम लोगों ने प्रूव कर लिया। अब संक्रामक को हम कैसे प्रूव करेंगे? जो थर्ड होगा, चलिए ये मैं यहां से इसको रिमूव कर देता हूं, इसकी अब जरूरत नहीं है, हम लोगों ने समझने के लिए बनाया था। ये फर्स्ट हो गया रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। अब थर्ड मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सीक्वेंस में आप लिख लीजिएगा 1 2 8 3, मैं 3 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 3 क्या होगा? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक। संक्रामक का मतलब क्या था? चलिए संक्रामक को समझते हैं। देखिए 1 2 3 यहाँ पे एलिमेंट है, तो अब ऐसा करते हैं कि 1 2 बिलोंग्स टू आर। 1 2 यहाँ पे है, 1 2 है। 1 2 जो एलिमेंट है, पेयर जो होगा, ये इसमें रिलेशन में है। 1 2 यहाँ सेट ए से है, एलिमेंट तो सेट ए का है, लेकिन 1 2 जो है इस रिलेशन में दिया हुआ है। तो इसलिए जो सेट रहेगा, सेट से हम एलिमेंट लेंगे और उस एलिमेंट का ऑर्डर पेयर लेंगे, और वो ऑर्डर पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, उस रिलेशन से रिलेटेड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 2 हम इस एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनाए और ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में है, तो यहाँ पे तो है। और 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, 2 3 भी 1 2 लिया एलिमेंट, 2 3 भी ले लिए, 2 3 भी इससे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बट 1 3 डू नॉट बिलोंग्स टू आर। यही ट्रांजिटिव का कंडीशन है। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है कि अब अगर हम किसी भी सीक्वेंस में लें 1 2 3, एक सीक्वेंस में हम लोगों ने 3 एलिमेंट ले लिए, तो 1 2 जो था बिलोंग करता है, 2 3 जो है वो बिलोंग करता है, लेकिन 1 3 बीच का हम लोग छोड़ दिया, स्टार्टिंग का और एंड का ले लिए। 1 2 3 पहले 1 2 को लिए, फिर 2 3 को लिए, फिर उसके बाद 1 3 को देखते हैं। तो 1 2 तो ठीक है, 1 2 यहाँ पे है, 2 3 भी है, 2 3 भी है, लेकिन 1 3 यहाँ पे है क्या? कहीं भी नहीं है। इसलिए इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। इसलिए ये क्या होगा? संक्रामक नहीं होगा। तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में मैंने लिख दिया है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि सेट ए, जो सेट ए होगा, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा संबंध स्वतुल्य है, परंतु न तो सम्मित है और न ही संक्रामक है। यानी कि ये जो सेट ए दिया हुआ है वो इस रिलेशन के लिए क्या होगा? रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव का है, बट ना तो वो सिमेट्रिक है ना ही वो ट्रांजिटिव है, दोनों नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य है। ओके, तो ये बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जल्दी सॉल्व करूंगा, इतना टाइम नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एग्जांपल 5 एग्जांपल को देखते हैं कि
ये मैं इरेज कर रहा हूं, नोट कर लीजिए इसको। एग्जाम्पल्स के लिए मैं सारे क्वेश्चन नहीं करूंगा, जो इजी क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई करिएगा, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन 5 देखते हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय आर इक्वल टू ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r इक्वल टू ए बी ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट इस तरह से है कि संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल 5, ठीक है। एग्जाम्पल 5 में हमारा कंडीशन क्या दे रखा है कि जो सेट क्या है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या रहेगा, एक सेट दिया रहेगा और दूसरा रिलेशन दिया रहेगा। जो सेट के एलिमेंट रहेंगे वो रिलेशन से किस तरह से रिलेट है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कराना रहेगा। तो अब देखिए हमारा जो इसमें सेट क्या है, सेट क्या है, जेड है। जेड इक्वल टू जेड क्या दे रखा है, जेड का मतलब क्या है, जेड ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ जेड ऑफ इंटीजर। तो देखिए जेड जो होगा वो इंटीजर का सेट है, इंटीजर का सेट है मतलब माइनस इंफिनिटी से यहां 0 0 भी रहेगा और प्लस इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक। तो जैसा कि 1 माइनस 2 इस तरह से होगा, 1 2 इस तरह से होगा और ये इंफिनिटी तक चला जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने जो सबसे पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर था, क्लास था, उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, जो सब इन सब के बारे में हम लोगों ने बहुत से डिस्कस किया था कि रियल नंबर क्या होता है और इंटीजर वैल्यूज क्या होती हैं और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वो सारे हम लोगों ने नंबर सिस्टम्स में डिस्कस किए थे। तो फिर से मैं यहाँ पे अब जैसे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं तो अब यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि इंटीजर की बात किया है तो इंटीजर में क्या होगा। इंटीजर में जो नंबर रहेंगे 1 2 1 -1 -2 ये सारे वैल्यूज रहेंगे। यहाँ पे 1.5 2.5 1.5 ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो इंटीजर जो सेट होगा, सेट में इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, तो जेड जो है वो पूर्णांक है। और जो रिलेशन दे रखा है, रिलेशन क्या है, अब हम रिलेशन की बात करते हैं। आर इज इक्वल टू, आर जो रिलेशन है, ये आर रियल नंबर नहीं है, यहाँ पे ये आर रिलेशन का सिंबल है। तो आर इज इक्वल टू क्या दे रखा है, आर इक्वल टू ए बी। तो आर इक्वल टू ए बी ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स, मैं डायरेक्टली वहां पे जो बुक में दे रखा है वो नहीं लिखता हूं, मैं अपने ये मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखता हूं, ए डिवाइड्स नहीं 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। तो यहां पे ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये हो जाएगा A belongs to Z and B belongs to Z, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने जब इस फॉर्म में लिखा तो क्या होगा कि जो 2 होगा वो A माइनस बी को डिवाइड करता है। तो अब इस इंटीजर में आप वैल्यूज यहां से हम इस सेट जो सेट है इंटीजर Z, यहां से हम डिफरेंट अब अगर हम माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हम एक कॉमन सेंस अपना माइंड यूज करेंगे तो वहां पे समझ में आ जाएगा कि इससे एलिमेंट अगर हम यहाँ पे ए और बी एलिमेंट यहाँ से चूज करके इस रिलेशन पे सेटिस्फाई करें तो हमें ये प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होगा, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, कौन कौन सा, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, यानी कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, तीनों कंडीशन जो अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, यानी कि तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज हमें प्रूव करना है। तो देखिए पहला हम देखते हैं, पहला कंडीशन क्या है, रिफ्लेक्सिव या फिर स्वतुल्य।
तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या थी वो हम देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए अब यहां पे हम इस इंटीजर वैल्यूज में कोई भी रैंडमली कोई भी हम वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि ए बिलोंग्स टू जेड है, तो ए और बी दोनों इस जेड सेट से हैं। सेट जेड क्या है, इंटीजर है। तो यहां पे अब हम ए माइनस बी स्वतुल्य कब होगा, ए और बी दोनों को हम सेम सेम वैल्यू लेंगे, सेम सेम वैल्यू लेंगे। तो आर इज इक्वल टू, यहां पे अगर सपोज करते हैं हम, मान लीजिए कि 2 लेते हैं, ठीक है, 2 2 2 2, यहाँ पे 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जो 0 होगा ये 2 डिवाइडेड बाई 0, यहाँ पे 0 डिवाइड बाई 2, सॉरी 0 डिवाइड बाई 2 तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो ये डिवाइड हो गया, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव जब भी होगा तो यहां से जो सेट में से हम एलिमेंट लेंगे वो सेम एलिमेंट हम लेंगे, ठीक है, याद ये रखना है। यहाँ पे 2 और 2, और यहाँ पे ए बी, ए की जगह पे हम 2 लिख दिए, बी की जगह पे 2 लिख दिए। आप इस तरह से कोई भी और चेक कर लेते हैं, कोई भी और चेक कर लेते हैं, जैसे कि -2 ले लेते हैं, a इक्वल टू -2 एंड अगेन b इज इक्वल टू -2। चलिए a इक्वल टू -2, b इक्वल टू -2 लेते हैं, तो a माइनस बी अपॉन 2 चेक करते हैं, a इक्वल टू -2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 ही ना होगा। तो ये 0 हो रहा है, मतलब एक तरह से ये डिवाइड हो जा रहा है। अब दूसरा जो कंडीशन होगा वो देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरह से अगर हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो आप देखते हैं, सिमेट्रिक यानी सममित। सममित कब होगा, अब हम पहला एलिमेंट लेते हैं और सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, ए बी बिलोंग्स टू आर होगा, देन बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए हम ए और बी कुछ ऐसा एलिमेंट लेते हैं कि जो ए और बी जो है वो 2 से डिवाइड होगा। तो ए इज इक्वल टू हम 3 लेते हैं और बी इक्वल टू 1 लेते हैं, ठीक है। तो अब हम a माइनस बी करते हैं, a माइनस बी, तो a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू a इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि a माइनस बी तो 2 से डिवाइड हो रहा है, ये तो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, लेकिन अब क्या होना चाहिए, b माइनस ए भी डिवाइड होना चाहिए। तो b माइनस ए हम करके देखते हैं, बी ए, इसका मतलब है कि a इक्वल टू अगर हम एलिमेंट चेंज कर दे, सिमेट्रिक का मतलब होता है कि जो हम a लिए थे और b लिए थे, अब a और b को जस्ट उनका चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं दोनों एलिमेंट को। तो a की जगह पे हम क्या लेते हैं, a की जगह पे 1 लेते हैं और b की जगह पे 3 ले लेते हैं। अब देखते हैं 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -1। तो डिवाइड हो गया कि नहीं, 1 माइनस 3 इक्वल टू होगा -2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -1। तो डिवाइड हो रहा है। डिवाइड होने का मतलब ये है कि पूरा हमें इंटीजर मिल रहा है डिवाइड होने के बाद। तो ये जो इंटीजर मिल रहा है डिवाइड होने के बाद, जो इंटीजर आ रहा है, ये बिलोंग किससे कर रहा है, इस सेट से बिलोंग कर रहा है और इस रिलेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है। अब जो थर्ड कंडीशन होता है वो हो जाता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब होगा संक्रामक, ठीक है। संक्रामक के लिए कंडीशन क्या थी, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी भी जो होना चाहिए वो बिलोंग करना चाहिए आर से। चलिए इसको एग्जांपल समझते हैं। लेट ए इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, 3। दूसरा डिजिट लेते हैं, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 1। ये डिजिट हमें ऐसा लेना है, ये एलिमेंट यहां से इस इंटीजर सेट z से ऐसे लेना है कि वो डिवाइड भी 2 से होनी चाहिए। तो a माइनस बी अगर हम लें
तो अब देखिए a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू a माइनस बी 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। ये डिवाइड हो गया, ठीक। इसी तरह से सिमिलरली p माइनस सी हम करते हैं, p माइनस सी बाई 2 करते हैं, p इक्वल टू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे देखिए हमने इसका जो डिफरेंस जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि मैं टू डिफरेंस लिया हो तो आप दूसरा नहीं ले सकते, दूसरा ले सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नंबर यहाँ से वैल्यू लेना है a और b की जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, ये 1 आ जा रहा है यहाँ पे, एंड देन क्या होगा, अब हम ट्रांजिटिव के लिए ए सी, अब ए और सी का हम देखते हैं, ए माइनस सी करते हैं, तो ए माइनस सी बाई 2, ए इक्वल टू यहाँ पे 5 है और सी इक्वल टू 1 है, डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2, मतलब डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये डिवाइड हो गया, ये भी डिवाइड हो गया। ए एंड पी बिलोंग करते हैं आर से, बी और सी भी बिलोंग करते हैं आर से, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए सी भी यहाँ पे आर से बिलोंग करेंगे, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। ये हम लोगों ने तीनों कंडीशन इस एग्जांपल्स के लिए समझ लिया। अब देखिए यहाँ पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन चेंज करके दे दे, क्योंकि सेम टू सेम तो क्वेश्चन आने वाला नहीं है एग्जाम में,